तो मूवी स्टार्ट होती है एक एक्टर को दिखाते हुए जो अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहा है। मूवी में वो एक प्रीस्ट है और उसे किसी बच्ची का एक्सॉर्सिज्म करना है। स्क्रिप्ट में कुछ होली वर्ड्स थी जिसे वो पढ़ रहा था और ये पढ़ते हुए हम देखते हैं कि एकदम से इस सेट की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। जिस कमरे में वो खड़ा था वो कमरा तेजी से हिलने लगा और एकदम से किसी ना दिखने वाली चीज ने उस एक्टर के ऊपर हमला करके उसे मार डाला। सीन में से कट होता है और हमें ली और एंथनी को दिखाया जाता है। एंथनी एक ड्रग एडिक्ट है, इसी वजह से उसका और उसकी बेटी का रिलेशन बहुत खराब है। उसकी बेटी उसे डैड तक नहीं कहकर बुलाती और ये सब तब से है जब से एंथनी की वाइफ की डेथ हुई है। अपनी वाइफ वाले हादसे से पहले एंथनी एक एक्टर हुआ करता था, लेकिन उस हादसे के बाद वो नशे की लत में लग गया और उसने सारा काम छोड़ दिया। अब तकरीबन 2 साल रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहने के बाद एंथनी काफी हद तक स्टेबल हो चुका था, इसीलिए उसे दोबारा मूवीज में रोल मिलना शुरू हो गए थे और अब उसे रोल दिया गया था उसी एक्टर का जिस एक्टर को हमने मूवी में मरते देखा है। ये रोल मिलने के बाद एंथनी बहुत खुश था। वो चर्च में जाता है और कन्फेस करता है उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी गड़बड़ियां कर दी थी। अपनी वाइफ के मरने के बाद उसने अपनी फैमिली खराब कर दी, नशे में पड़कर अपनी बेटी से वो दूर हो गया, लेकिन अब वो सब ठीक करना चाहता था। वो पहले की तरह काम करके अपनी बेटी के करीब आना चाहता था और साथ ही अपनी वाइफ की सोल को सुकून देना चाहता था। एंथनी अब घर आता है जहाँ वो और ली काम के बारे में बात करते हैं। ली के पास भी कोई जॉब नहीं थी, इसलिए वो अपने डैड किनी एंथनी की पर्सनल असिस्टेंट बन गई। फिर अब शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ली शूटिंग पे अपने डैड के साथ आया करती थी, जहाँ उसे मूवी की लीड कैरेक्टर ब्लेक भी मिली, जिसके साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। ब्लेक उसे ये पूरा सेट दिखाती है और ये लोग जब एक जगह से गुजरते हैं जहाँ 2 रोबोट रखे हुए थे तो ली को देखते ही एक रोबोट अजीब तरह से स्पार्क करने लगा। खैर शूटिंग अब शुरू हो जाती है और एंथनी शूटिंग से पहले शूटिंग सेट पर मौजूद रिस्ट से अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बातें करता है। ये लोग जब बाइबल की कुछ वर्स के बारे में बातें कर रहे थे तो हमने नोटिस किया कि एंथनी के नाक से खून आने लगा, लेकिन एंथनी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, ये समझते हुए कि ये उसकी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो सकता है। आज की सीन्स काफी अच्छे से कवर हो जाती है, जिसके बाद ली और एंथनी अपने घर आ जाते हैं। आधी रात में ली जब अपना फोन यूज कर रही थी तो तब उसे अपने लॉन्च में से अजीब किसी चीज के खड़कने की आवाज आई और जब चेक करने गई तो दूसरे कमरे का दरवाजा लॉक था। तभी उसके किचन का नल किसी ने ऑन कर दिया। जैसे ही उसने किचन में जाकर नल बंद किया तो उसे लॉक खुलने की आवाज आई। वो दरवाजा अब खुल चुका था जो पहले लॉक था और अंदर कोई भी नहीं था। वो इन सब चीजों को इग्नोर करके अपने रूम में जाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे एंथनी यानी उसके डैड कॉरिडोर में खड़े दिखाई दिए। ली उसके पास गई, वो कुछ बड़बड़ा रहा था। ली उसे पकड़ के झंझोर देती है, जिसकी वजह से एक मरतबा के लिए एंथनी घबरा जाता है, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद वो नींद में चल रहा था। अगले दिन एंथनी जब शूटिंग के लिए जाता है और डायलॉग प्रैक्टिस कर रहा होता है तब वो ये सब अच्छे से नहीं कर पा रहा था। डायरेक्टर भी अब गुस्सा हो गए थे। डायरेक्टर से कहते हैं तुम अपनी जिंदगी में होने वाली हर बुरी चीज को याद करो, शायद फिर तुम अपनी दुखिया एक्सप्रेशन अच्छे से दे पाओगे। और यहाँ पर हमें उसके बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो कॉन्वेंट में रहा करता था और फादर वहाँ के बच्चों को अब्यूज करते थे। खैर एंथनी दोबारा अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। इस मरतबा जैसे ही उसने ये डायलॉग्स वाले पेपर्स खोले तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। अंदर डीमन की ड्राइंग्स बनी हुई थी और लिखा हुआ था एंथनी इस मरतबा तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वही डायलॉग्स वाले पेपर रखकर अपनी ड्रॉ खोलता है कोई चीज लेने के लिए, तो ड्रॉ में उसे एक क्रूसीफिक्स दिखता है। क्रूसीफिक्स को दिखाते ही एकदम से फ्लैशबैक में उसके बचपन की जिंदगी भी दिखाई जाती है, जहाँ पर ऐसा ही क्रूसीफिक्स पहले उसके पास हुआ करता था। अब थोड़ी देर में ली यहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, आप डायलॉग क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहे। तब एंथनी कहता है कि मैं बाइबल की होली वर्स को एज डायलॉग डिलीवर नहीं कर पा रहा। जवाब में वो कहती है ऐसा इसलिए है कि आपका गॉड के ऊपर बिलीफ थोड़ा कम है, आप गॉड पे बिलीव करें और अपने पे भी, ये काम आपको आसान लगेगा। ये सुनकर वो उठता है, उठते ही उसे चक्कर आने लगे थे। वो ली से कहता है मुझे अपने रूम में जाकर आराम करना चाहिए। ली के हामी सनी लाने पर वो यहाँ से चला तो गया, लेकिन अपने रूम में नहीं बल्कि बेसमेंट में। ये बात ली को भी अजीब लगी। ली ने उसका पीछा किया। बेसमेंट के वॉशरूम से कुछ आवाजें आ रही थी। चुपके से ली ये सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है और एकदम से उसका फोन गिर जाता है। जैसे ही वो उठाते हैं तो अब उसके डैड उसके सामने थे। नहाते हुए वो वहीं पे उसी के सामने यूरिन भी कर देते हैं। ली इन सब चीजों से घबरा जाती है क्योंकि अब एंथनी की आंखें भी बिल्कुल व्हाइट हो गई थी, जैसे किसी ने उसे पोसेस कर दिया हो और वो इवल नजरों से ली को देख रहा था। तेजी से वहाँ से ऊपर चला जाता है और ऊपर जाने के बावजूद भी वो ली को ऐसे ही अजीब नजरों से देखता रहा। ऊपर जाकर जैसे ली को होश आ गया था वो अब अपने वॉशरूम में जाकर शॉवर लेता है और ली उसके पीछे जाकर चिल्लाती रह जाती है आपने मेडिसिन चेंज की है ना, ये उसका साइड इफेक्ट है, आपको जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस टाइम एंथनी उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था, जबकि हम उसकी बॉडी पे काले धब्बों को देख रहे थे, जो इस बात की कंफर्मेशन थी कि वो किसी इवल चीज के पोजेशन में है, यानी किसी बुरी ताकत ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। ये निशान जैसे कुछ ही सेकंड के लिए उसकी बॉडी पे आए थे और फिर चले भी गए। मूवी सेट पर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और किसी भी को एक्टर को एंथनी की एक्टिंग पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए
वो अपसेट होकर दोबारा ड्रिंक करने लगता है। जबकि यहाँ फादर ली से सवाल करते हैं, क्या इस मूवी में जो कुछ हो रहा है तुम इस पे बिलीव है? ली जवाब में कहती है, पहले तो नहीं था, लेकिन रात जो मैंने देखा है उसके बाद कुछ कुछ यकीन हो रहा है। इसके बाद ली जब घर आती है तो देखती है कि एंथनी उससे पहले ही घर आ चुका था। उसके हाथ बुरी तरह जख्मी थे, जिसमें से खून बह रहा था और मुंह का भी तकरीबन यही हाल था। उससे ली उससे कहती है, आपने दोबारा ड्रग्स शुरू कर दी, उसी लाइफ में वापस चले गए जिससे मुझे नफरत थी, इसलिए अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। ये सुनकर वो गुस्से से पागल हो गया, इतनी जोर से चिल्लाया कि वहाँ कमरे में मौजूद सभी कांच की चीजें टूट गई और फिर अजीब भयानक से तरीके से चलते हुए अपनी बेटी के सामने आया। पुलिस से कहता है, कहाँ जाओगे तुम? तुम्हारे पास ना स्कूल है ना माँ है, बचा में तुम मेरे पास ही रहोगी। ये सुनकर ली बुरी तरह डर जाती है और गुस्से में कहती है, एंथनी दूर रहो मुझसे। इसके जवाब में वो कहता है, एंथनी नहीं हूँ मैं। ली बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। वो अगले दिन शूटिंग के सेट पर जाकर फादर से मिलती है और फादर को एंथनी की सारी सिचुएशन बता देती है। एंथनी अब रातों को वॉशरूम में कुछ न कुछ बोलता भी था जो उसने रिकॉर्ड किया हुआ था। फादर जब ये सुनते हैं तो वो खुद भी घबरा जाते हैं क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा था। इस रिकॉर्डिंग में एंथनी खुद डीमन मुलॉक को बुला रहा था और ये काफी खतरे की बात थी। फादर ली से कहते हैं, तुम अपने घर चले जाओ, मैं कुछ भी करने से पहले डीमन मुलॉक और एंथनी के ऊपर और रिसर्च करना चाहता हूँ। रात में दिखाया जाता है जब फादर डीमन मुलॉक के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तब एंथनी बुरी तरह तड़प रहा था और यहाँ खुद फादर के इर्द गिर्द भी अजीब सी एनर्जी ये महसूस होने लगी थी। यहाँ पर एंथनी की लाइफ का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो बच्चा था, वो फादर के रूम में गया था और फादर ने उसे अब्यूज किया था। अब शूटिंग का टाइम भी हो चुका था। एंथनी अपने डायलॉग्स बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसकी एक्टिंग में इतना मजा था ही नहीं। सारे उसे टोक देते हैं और इस चीज से एंथनी को गुस्सा आ जाता है। उसके हाथ में पकड़ा हुआ क्रूसिफिक्स वो फेंक देता है और तेजी से स्टेयर्स की रेलिंग पे हाथ मारते हुए नीचे उतरता है। उसकी आंखें बिल्कुल व्हाइट हो चुकी थी, ऐसे जैसे किसी चीज ने उसे पोसेस कर लिया हो। स्टेयर्स से नीचे उतरते ही अजीब तरीके से उसकी बॉडी मुड़ने लगती है। उसकी कमर उल्टी तरफ मुड़ गई थी और ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ था। जिसके बाद ली जब उसे रोकने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि एंथनी रुक जाओ, तो वो इस बार भी यही जवाब देता है, एंथनी नहीं हूँ मैं। जिसके बाद वो बार बार अपना सर टेबल से मारने लगा। ये सारा तमाशा देखकर डायरेक्टर एंथनी को किसी और एक्टर से रिप्लेस कर देता है और जब वो वाला एक्टर अपने डायलॉग्स रिहर्सल कर रहा था तो एंथनी ने आकर उसकी आंखों में कांच डाल के उसे मार डाला। उसकी इस हरकत की वजह से अब इस मूवी की शूटिंग बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से मूवी की मेन कैरेक्टर भी बहुत परेशान थी। वो परेशान थी इसलिए ली उसे अपने घर ही ले आई जहाँ दोबारा एंथनी ने इन दोनों के ऊपर हमला कर दिया। ये दोनों उसे परेशान हो जाती हैं और उसे वहाँ से जाने को कहती हैं, जो सुनकर एंथनी विंडो से जंप कर देता है। लेकिन हैरानी की बात थी वो विंडो से नीचे नहीं गिरा बल्कि कहीं गायब हो गया। डरकर ये दोनों जाती है फादर के पास, उन्हें ये सारी बात बताती है, जिसके जवाब में फादर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे डैड को डीमन मुलॉक ने पोसेस किया हुआ है और अब वो वहीं मिलेंगे जहाँ से पोसेशन शुरू हुआ था, यानी शूटिंग के सेट पर। अब ली जब मूवी सेट पे आई तो उसे सामने एक रूम के अंदर बाइबल गिरी हुई नजर आई। वो जैसे ही उसे उठाने के लिए रूम के अंदर जाती है तो एकदम से उसके पीछे एंथनी आकर खड़ा हो जाता है। डरकर वो बाइबल की वर्स को पढ़ने लग जाती है और एंथनी यानी वो डीमन भी अब उसके साथ साथ उन्हीं वर्स को पढ़ रहा था। जैसे ये वर्स उसके ऊपर कोई असर ही न कर रही हो, डीमन उससे कहता है कि ये मैं सदियों से सुनता रहा हूँ और अब ये मेरे ऊपर कोई काम नहीं करती। ली अब डीमन से कहती है, प्लीज एंथनी को छोड़ दो, वो मर रहा है। जवाब में डीमन कहता है, वो तो सालों से मर रहा है। ये कहते ही वो डीमन ली के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ली के हाथ में इस टाइम क्रूसीफिक्स था जिसे वो उस डीमन के सर पे लगाती है और डीमन उसे छोड़ देता है। ये क्रूसीफिक्स उसके सर पे लगाने की वजह से डीमन की पावर्स थोड़ी कम हुई थी। ऐसे में जहाँ फादर और ब्लैक को भी डीमन ने पैरालाइज किया हुआ था वो भी उसकी पोजीशन से छूट जाते हैं। अब फादर डीमन से कहते हैं, तुम एंथनी की बॉडी छोड़ दो और मेरे अंदर आ जाओ, क्योंकि फादर खुद एंथनी का एक्सॉर्सिज्म करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। डीमन भी उसकी बात मानते हुए एंथनी को छोड़कर फादर के अंदर आ जाता है। यहाँ से अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें ये रीजन दिखाई जाती है कि क्यों उस डीमन ने सिर्फ एंथनी को ही पकड़ा था। असल में एंथनी बचपन में जब कॉन्वेंट में रहता था तब फादर उसे अब्यूज किया करते थे और अब्यूज करने के बाद उसके सर पे उल्टा क्रॉसिफिक्स बना देते थे, यानी वहाँ पर गॉड को माना नहीं जाता था, वहाँ पर डीमन की वर्शिप होती थी, डीमन की यानी शैतान की पूजा की जाती थी। ये ट्रॉमा बचपन से अब तक एंथनी के दिमाग में था और यही उसकी कमजोरी बनी, जिसकी वजह से डीमन ने उसको पोजेस कर लिया। सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं जहाँ अब फादर की बॉडी में वो डीमन है। फादर को बचाने के लिए एंथनी यहाँ होली क्रूसीफिक्स उठाता है और बाइबल की वर्स पढ़ना शुरू कर देता है। अब उसकी वर्स डीमन के ऊपर असर दिखा रही थी क्योंकि वो बचपन वाले अपने ट्रॉमा से अब निकल चुका था और गॉड के ऊपर बिलीव रखते हुए ये वर्स पढ़ रहा था और ऐसे वो डीमन कमजोर होकर फादर को छोड़ देता है। कहानी के आखिरी सीन में हमें एंथनी और ली को दिखाया जाता है जो अब अपनी लाइफ नॉर्मल गुजार रहे थे। एंथनी रोज चर्च जाने लगा था जबकि ली अपने साथ हुए इस सारे वाकये की स्टोरी लिख रही थी और इसके ऊपर वो एक फिल्म बनाना चाहती थी जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती।